अब नेक्स्ट समझेंगे हम अनुच्छेद 22 निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण। अनुच्छेद 22 किसी व्यक्ति को गिरफ्तार एवं निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। हिरासत दो तरह की होती है, दंड विषयक मतलब कठोर और दूसरा है निवारक। तो दंड विषयक हिरासत एक व्यक्ति को दंड देती है जिसमें अपराध स्वीकार कर लिया है और दंड में उसे दोषी ठहराया जा चुका है। निवारक हिरासत वह है जिसमें बिना सुनवाई के अदालत में दोषी ठहराया जाए। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को पिछले अपराध पर दंडित ना कर भविष्य में ऐसे अपराध ना करने की चेतावनी देने जैसा है। इस तरह निवारक हिरासत केवल शक के आधार पर एहतियात होती है। अनुच्छेद 22 के दो भाग हैं। पहला भाग साधारण कानूनी मामले से संबंधित है, जबकि जो दूसरा भाग है वो निवारक हिरासत के मामलों से संबंधित है। तो हम इसे एक एक करके समझते हैं। जैसे अनुच्छेद 22 का पहला भाग उस व्यक्ति को जिसे साधारण कानून के तहत हिरासत में लिया गया निम्नलिखित अधिकार उपलब्ध कराता है। पहला, गिरफ्तार करने के आधार पर सूचना देने का अधिकार। दूसरा, किसी व्यवसायी से परामर्श और प्रतिरक्षा कराने का अधिकार। विधि व्यवसायी से मतलब है किसी वकील से। ओके। तीसरा है दंडाधिकार। मजिस्ट्रेट के सम्मुख 24 घंटे में यात्रा के समय को मिलाकर पेश होने का अधिकार है। देखिए इसमें हाँ यात्रा का समय भी जुड़ा है। अब इसके बाद है चौथा दंडाधिकार। दंडाधिकार द्वारा बिना अतिरिक्त निरोध दिए 24 घंटे में रिहा करने का अधिकार। यह सुरक्षा कवच विदेशी व्यक्ति या निवारक हिरासत कानून के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है। तो ये ध्यान देने योग्य बात है, इसे आप ध्यान से समझिए। आगे है उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था भी की कि अनुच्छेद 22 का प्रथम भाग गिरफ्तारी और निरोध न्यायालय के आदेश के अंतर्गत गिरफ्तारी, जन अधिकार गिरफ्तारी, आयकर ना देने पर गिरफ्तारी एवं विदेशी के पकड़े जाने पर लागू नहीं होता। इसका प्रयोग केवल आपराधिक क्रियाओं या सरकारी अपराध प्रकृति एवं कुछ प्रतिकूल सार्वजनिक हितों पर हो सकता है। है अनुच्छेद 22 का दूसरा भाग उन व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है जिन्हें दंड विषयक कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है। यह सुरक्षा नागरिक एवं विदेशी दोनों को उपलब्ध है। इसमें शामिल है पहला, व्यक्ति की हिरासत 3 माह से ज़्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती जब तक कि सलाहकार बोर्ड इस बारे में उचित कारण ना बताए। बोर्ड में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे। दूसरा, निरोध का आधार संबंधित व्यक्ति को बताया जाना चाहिए, हालांकि सार्वजनिक हितों के विरुद्ध इसे बताना आवश्यक नहीं है। तीसरा है कि निरोध वाले व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह निरोध के आदेश के विरुद्ध अपना प्रतिवेदन करे। अनुच्छेद 22 संसद को भी यह बताने के लिए अधिकृत करता है कि किन परिस्थितियों के अधीन और किस वर्ग या वर्गों के मामलों में किसी व्यक्ति को निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन 3 माह से अधिक अवधि के लिए सलाहकार बोर्ड की राय प्राप्त किए बिना विरोध नहीं किया जाएगा। किसी वर्ग या वर्गों के मामले में
मामलों में कि अधिकतम अवधि के लिए किसी व्यक्ति को निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन विरोध किया जा सकेगा। जांच में सलाहकार बोर्ड द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया 44वें संविधान अधिनियम 1978 द्वारा निरोध की अवधि को बिना सलाह बोर्ड के राय के 3 से 2 माह कर दिया गया है। हालांकि यह व्यवस्था अब भी प्रयोग में नहीं आई है, जबकि निरोध की मूल अवधि 3 माह की अब भी जारी है। संविधान ने हिरासत मामले में वैधानिक शक्तियों को संसद एवं विधानमंडल के बीच विभक्त किया है। संसद के पास निवारक निरोध, रक्षा, विदेश मामलों एवं भारत की सुरक्षा के संबंध में विशेष अधिकार है। संसद एवं विधानमंडल दोनों को आवश्यक वस्तु की आपूर्ति सुनिश्चित करने, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने एवं राज्य की सुरक्षा मामले आदि पर हिरासत संबंधी कानून बनाने का अधिकार है। निवारक निरोध कानून जिन्हें संसद द्वारा बनाया गया है वो इस प्रकार है कि पहला, निवारक निरोध अधिनियम 1950 जो 1969 में समाप्त हो गया। दूसरा है आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1971 जिसे 1978 में निरसित कर दिया गया। तीसरा है विदेशी मुद्रा का संरक्षण एवं व्यासन निवारण अधिनियम 1974। चौथा है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जिसे हम नासा भी बोलते हैं, NASA राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 बनाया गया। पांचवा है चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदान अधिनियम 1980। आतंकवादी और विध्वंस क्रियाकलाप निवारण अधिनियम जिसे हम टाडा भी बोलते हैं, TADA टाडा 1985, यह 1995 में समाप्त हो गया। सातवां है स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ व्यापार निवारण अधिनियम 1988। और आठवां है आतंकवाद निवारण अधिनियम पोटा मतलब POTA 2004 में इसे निरस्त कर दिया गया। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि विश्व में कोई भी ऐसा लोकतांत्रिक देश नहीं है जहाँ भारत के समान संविधान के अंतरिम भाग में आंतरिक निरोध एवं निवारण संबंधित कानून की पूरी व्यवस्था हो। अमेरिका में तो है ही नहीं। ब्रिटेन में इन्हें तब दोबारा रखा गया जब प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध का समय था। भारत में भी ब्रिटिश शासनकाल के समय यह व्यवस्था थी। उदाहरण के लिए बंगाल राज्य कैदी विधेयक 1818 एवं भारत की सुरक्षा अधिनियम 1939 में निवारण निरोध की व्यवस्था थी। नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके अंतर्गत जो पहला आता है ये है मानव दुर्व्यापार एवं बाल आश्रय का निषेध। यह अनुच्छेद 23 के अंतर्गत है। मानव दुर्व्यापार, बेगार, बालात श्रम, बेगार का मतलब होता है बालात श्रम, और इसी प्रकार के अन्य बालात श्रम के प्रकारों पर भी प्रतिबंध लगाता है।
अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम निषेध। इस व्यवस्था के अंतर्गत कोई भी उल्लंघन कानून के अनुसार दंडनीय होगा। यह अधिकार नागरिक एवं गैर नागरिक दोनों के लिए उपलब्ध होगा। यह किसी व्यक्ति को, आपको इस प्रकार से समझ में आ रहा होगा कि कुछ कुछ अधिकार ऐसे हैं जो किसी नागरिक को ही मिले हैं और कुछ अधिकार ऐसे हैं जो नागरिक और गैर नागरिक से मतलब विदेशी व्यक्ति को भी प्राप्त है। तो यह बात भी आप स्पष्ट आपको होती जा रही है। यह किसी व्यक्ति को न केवल राज्य के खिलाफ बल्कि व्यक्ति के खिलाफ भी सुरक्षा प्रदान करता है। मानव दुर्व्यवहार शब्द में शामिल है: पहला, पुरुष, महिला एवं बच्चों की वस्तु के समान खरीद बिक्री। दूसरा है महिलाओं और बच्चों का अनैतिक दुर्व्यवहार, इसमें वेश्यावृत्ति भी शामिल है। तीसरा है देवदासी और जो चौथा है दास। इस तरह के कृत्यों पर दंडित करने के लिए संसद ने अनैतिक दुर्व्यवहार निवारण अधिनियम 1956 बनाया है। बेकार का अभिप्राय है बिना पारिश्रमिक के काम कराना। यह एक विशिष्ट भारतीय व्यवस्था थी जिसके तहत क्षेत्रीय जमींदार कभी कभी अपने नौकरों या उधार लेने वालों से बिना कोई भुगतान किए कार्य कराते थे। अनुच्छेद 23 बेगार के अलावा बलात्श्रम के अन्य प्रकारों यथा बंधुआ मजदूरी पर भी रोक लगाता है। बलात्श्रम का अर्थ है कि किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उससे कार्य लेना। बलात्श्रम में केवल शारीरिक अथवा कानूनी बलात् स्थिति ही शामिल नहीं है, बल्कि इसमें आर्थिक परिस्थितियों से उत्पन्न बाध्यता तथा न्यूनतम मजदूरी से कम पर काम कराना आदि भी शामिल है। इस संबंध में बंधुआ मजदूरी व्यवस्था निरसन अधिनियम 1976, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, ठेका श्रमिक अधिनियम 1970 और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 बनाए गए। अनुच्छेद 23 में इस उपबंध के अपवाद का भी प्रावधान है। यह राज्य को अनुमति प्रदान करता है कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनिवार्य सेवा, उदाहरण के लिए सैन्य सेवा एवं सामाजिक सेवा आरोपित कर सकता है, जिनके लिए वह धन देने को बाध्य नहीं है, लेकिन इस तरह की सेवा में लगाने में राज्य को धर्म, जाति या वर्ग के आधार पर भेदभाव की अनुमति नहीं है। तो यहाँ हमने पहला समझ लिया मानव दुर्व्यवहार एवं बाल श्रम। बाल ये नहीं है इसमें, अब ये नहीं है। बाल श्रम का निषेध अनुच्छेद 23 से। अब जो हम नेक्स्ट देखते हैं श्रम, बस ये आश्रम नहीं है, बाल आश्रम नहीं है, बाल श्रम का निषेध अनुच्छेद 23 है। अब नेक्स्ट है दूसरा, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध अनुच्छेद 24। बालकों के नियोजन का निषेध अनुच्छेद 24 के अंतर्गत किसी फैक्ट्री, खान अथवा अन्य परिसंकटमय गतिविधियों तथा निर्माण कार्य अथवा रेलवे में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है, लेकिन यह प्रतिषेध किसी नुकसान ना पहुंचने वाले अथवा निर्दोष कार्यों में नियोजन का प्रतिषेध नहीं करता। बाल श्रम निषेध एवं नियमन अधिनियम 1986 इस दिशा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कानून है।
इसके अलावा बालक नियोजन अधिनियम 1938, कारखाना अधिनियम 1948, खान अधिनियम 1952, वाणिज्य पौध अधिनियम 1958, बागान श्रम अधिनियम 1951, मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1951, प्रशिक्षु अधिनियम 1961, बीड़ी तथा सिगार कर्मगार अधिनियम 1966 और इसी प्रकार के अन्य अधिनियम निश्चित आयु से कम के बालकों के नियोजनों का प्रतिषेध करता है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बाल श्रम को रोकने के लिए कौन कौन से कानून बनाए गए हैं। 1996 में उच्चतम न्यायालय ने बाल श्रम पुनर्वास कल्याण कोष की स्थापना का निर्देश दिया, जिसमें बालकों को नियोजित करने वाले द्वारा प्रति बालक 20,000 रुपये जमा कराने का प्रावधान है। इसने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार के लिए निर्देश दिए। बालक अधिनियम संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 बालकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोगों के स्थापना और बालकों के विरुद्ध अपराधों अथवा बालक अधिकारों के उल्लंघन पर निश्चित विचारण के लिए अधिनियमित किया गया। 2006 में सरकार ने बच्चों के घरेलू नौकरों के रूप में काम करने अथवा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों जैसे होटलों, रेस्टोरेंट रहते हैं वहाँ, उसकी बात हो रही है, दुकानों, कारखानों, रिसोर्ट, स्पा, चाय की दुकानों आदि में नियोजन पर रोक लगा दी है। इसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नियोजित करने वालों के विरुद्ध अभियोजन और दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। अब नेक्स्ट है बाल श्रम संशोधन 2016 में किया गया था। तो जानते हैं इसमें क्या संशोधन किया गया है। बाल श्रम निषेध एवं बाल श्रम निषेध एवं विनियमन संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 में हुआ ये को संशोधित किया। इसने मूल अधिनियम का नाम बदलकर बाल एवं किशोर श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 कर दिया। संशोधन अधिनियम 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सभी व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में रोजगार निश्चित कराता है। पहले यह निषेध 18 व्यवसायों एवं 65 प्रक्रियाओं पर लागू था। पुनः संशोधन अधिनियम किशोरों 14 से 18 वर्ष की आयु को कतिपय खतरनाक व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में रोजगार निषिद्ध करता है। संशोधन अधिनियम ने उल्लंघन करने वालों के लिए कड़े दंड का भी प्रावधान किया है। 6 माह से 2 वर्ष तक की कैद अथवा 20,000 से रुपये 50,000 तक का जुर्माना। अपराध दोहराए जाने पर कैद की अवधि 1 से 3 वर्ष होगी। तो ये देख लिया हमने बाल श्रम संशोधन अधिनियम